सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू विंड, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड, लोकल विंड्स, परमानेंट विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, व्हाट आर आइसोबार्स, साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, ये सब। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट टॉपिक में कोएपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं बैच में उन लोगों को तो कॉम्प्लेक्स नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो अभी नहीं लगेगा। इस लेक्चर के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा सारी चीज़ें। एंड ओशन करंट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने शुरू के 5 मिनट इस लेक्चर को एकदम फोकस के साथ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है काफ़ी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पूरा लेक्चर में आपको दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से सारी चीज़ें एकदम छोड़ के एटलीस्ट इस 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट तो आप एकदम फोकस के साथ, भले आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप फिर से आइए, वीडियो को बैक कीजिए एंड देन अगेन उसको देखिए, ठीक है। माइंड इधर उधर जाए, फिर से माइंड को लाओ, वीडियो को बैक करो और फिर से देखो। लेकिन 5 मिनट अब अच्छे से इसको समझ लेना, जो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू विंड। अब सबसे पहली बात आती है विंड, दैट इज़ जो पवन है वो चलती क्यों है हवा। तो हवा चलती है दाब में अंतर की वजह से, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। ये प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर दो तरह का होता है। प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है लो प्रेशर। अब हाई और लो कहाँ पे क्रिएट होता है? तो देखिए, मान लेते हैं ज़मीन का कोई हिस्सा है। पहली बात तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो राइज़ करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक करती है। तो मान लेते हैं ज़मीन का कोई हिस्सा है, ठीक है, ये एक बड़ा सा ज़मीन का हिस्सा ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं गर्म कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस गर्म है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी और गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या कोई प्रेशर लगाने वाला होगा इस पार्ट ऑफ लैंड में? नहीं। मान लेते हैं ये ठंडा इलाका, तो हवा भी ठंडी होगी, जिसकी वजह से ये सिंक डाउन करेगी। और ये ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोल्ड एयर आपकी सिंक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई रूम है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है और एसी की वजह से पूरा रूम ठंडा हो गया। अब अगर आप इसका डोर ओपन करेंगे और इसके बाहर से अगर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि आपको पैरों में ठंडक लग रही है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो सिंक डाउन करती है हमेशा। सिंक डाउन करेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी इस पार्ट ऑफ लैंड पे। तो इसीलिए वार्म एयर लो प्रेशर, कोल्ड एयर हाई प्रेशर, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब जो हमारी विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। समझ गए कि दाब का अंतर होगा तभी हवा चलेगी। और कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब, दैट इज़ लो प्रेशर की ओर, ठीक है। कोई भी चीज़ हाई सही, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जैसे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो अभी ध्यान से आइए यहाँ पे। अब मुझे आप ये बताइए, ये अगर हमारी अर्थ है, इसका शेप जरा बताइए कौन सा शेप है ये। तो सबसे ज़्यादा गर्मी तो यहाँ पे पड़ रही होगी इक्वेटर के आसपास, इससे ज़्यादा गर्मी तो कहीं नहीं पड़ रही होगी, और इससे ज़्यादा कहीं ठंडी नहीं पड़ रही होगी। तो यानी सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेटर के पास काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा मतलब यहाँ पे हवा गर्म होगी। एक्चुअल में हवा गर्म होगी, इस वजह से लो प्रेशर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म होगी और इसकी वजह से ये हवा राइज करेगी, राइज करते 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 ट्रोपोपॉज तक पहुँचेगी। और हमें पता है ऊपर जाने में टेम्परेचर जो होता है वो घटता है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्योंकि जब घटेगा, चलते 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 टेम्परेचर उसका घटता जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सिंक डाउन कर जाएगी, क्योंकि कोल्ड एयर तो सिंक डाउन करती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेल्ट पे ये सिंक डाउन कर जाएगी रफली 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, आप ये समझ सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपकी एयर राइज करी थी, तो कोई प्रेशर लगाने वाला तो है नहीं, तो इसको इक्वेटोरियल लो एरिया बोलते हैं, फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर। जहाँ पे आपकी ये जो एयर है वो सिंक डाउन करी है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई, हाई क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एयर सिंक डाउन करी थी। अब सिमिलरली यहाँ पे आइए, जितनी यहाँ पे ठंडक पड़ रही है पोल्स में, इससे ज़्यादा ठंडक तो कहीं पड़ नहीं सकती है। तो ये जो होगा ये ऑब्वियस सी बात है हाई ही होगा। यहाँ पे एयर राइज नहीं करेगी, बल्कि एयर ऐसे ऐसे चलती रहेगी, और चलने की वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो गर्म हो जाएगी हल्की सी, और यहाँ पे वो राइज करेगी, ठीक। तो इसी वजह से ये वाला जो एरिया, इसको सब पोलार हाई बोल देते हैं, और जहाँ पे ये राइज करने लगेगी उसको बोलते हैं सब पोलार लो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका सब ट्रॉपिकल हाइस की तरह होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी सब पोलार लो होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका सब पोलार हाई, सब पोलार नहीं है ये, ठीक है, ये पोलर हाई होगा, ये पोलर हाई होगा आपका, ठीक है, ये आपका पोलर हाई होगा।
सब पोलार लो तो यहाँ पे होगा, ये है आपका सब पोलार लो। ठीक है, सिमिलरली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको हेडली और फेरल सेल अभी नहीं समझाऊंगा, अभी मेन जो सिंपल सी बात है उस पर अभी गौर करिए। ये लो प्रेशर है यहाँ पे हर जगह, जहाँ पे ये सिंक डाउन करी, जहाँ पे ये सिंक डाउन करी थी इसको हाई प्रेशर एरिया बोलते हैं, बोला था अभी हमने सब ट्रॉपिकल हाई। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो विंड कुछ ऐसे चलेगी, विंड कुछ ऐसे चलेगी, या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ पे समझो नहीं तो उसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। देखो विंड ऐसे चलेगी, विंड ऐसे चलनी चाहिए बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे भी तो सब ट्रॉपिकल हाई होगा, तो यहाँ से भी ऐसे विंड चलेगी हाई से लो की ओर। अब ये जो विंड है ये सर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी। कैसे? एक्चुअल में एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स, एक फोर्स होता है कॉरियोलिस फोर्स, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है। ये चीज़ों को उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, दक्षिणी गोलार्ध में दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे अब ध्यान से समझिए, इसका राइट क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका लेफ्ट क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्चुअल में अब ये जो ग्रीन पार्ट है इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट है इसको मैं हटा सकता हूँ, जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया उसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है। अब इन विंड को हम नाम देते हैं, इन विंड को हम परमानेंट विंड बोलते हैं, परमानेंट विंड या फिर ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रेड विंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सारे व्यापार यानी ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ पे भी ऐसे परमानेंट विंड चल रही होंगी, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे भी चल रही होंगी। तो अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, सो दैट हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस परमानेंट विंड की बात कर रहे हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए, चलो अभी नामकरण नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब पोलार लो, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, तो यहाँ पे कैसे विंड चलेगी, ऐसे चलनी चाहिए विंड, ऐसे चलनी चाहिए विंड, ऐसे हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। रिलेटिव, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ चल रही थी, ठीक है। तो विंड, अब ये भी आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि यहाँ पे लो है तो सर ऊपर तो हाई 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 होते जाना चाहिए, यहाँ पे लो कैसे हो गया? तो उसके पीछे का रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि किस तरह से विंड यहाँ पे ऐसे चलती चलती, जिसकी वजह से हल्की सी वार्म हो जाती है और यहाँ पे राइज हो जाती है। यहाँ पे सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये इसके ये जहाँ जितना ये लो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा जो इक्वेटर वाला है, ठीक है। तो विंड कुछ अब ऐसे मूव करेगी, कॉरियोलिस फोर्स क्या बोलेगा भाई, यहाँ पे चीज़ें राइट की ओर हम डिफ्लेक्ट करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, तो चीज़ें कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, जो भी मैं आपको ग्रीन में ड्रॉ करने वाला हूँ, सॉरी ब्लू में, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे चीज़ें कैसे हो जाती हैं, लेफ्ट की ओर हो जाती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, ऐसे 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 करके। तो अगेन इसको मैं हटा देता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो विंड्स हैं, ये इन दोनों को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो ब्लो हो रही हैं इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जो विंड होता है उसका नाम उसके पॉइंट या फिर डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से चलता है, पड़ता है उसका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल ये विंड है, कुछ इस तरह से ब्लो हो रही है, ये कौन सी साइड होती है, ईस्ट साइड, तो इनको हम ईस्टर्लीज। सिमिलरली ये भी तो ईस्ट साइड से ऐसे ब्लो हो रही है, तो इनको हम ईस्टर्लीज बोलेंगे। हमेशा विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। अब जैसे ये विंड है, ये ब्लो तो वेस्टर्न साइड में हो रही है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से ब्लो हो रही है, ठीक। और ये जो है और ये जो है, इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो समझ गए, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, ये सब ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज आर टाइप्स ऑफ ट्रेड विंड्स और परमानेंट विंड्स। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको हम नॉर्थ ईस्टर्लीज बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन है, और ये विंड ऐसे ब्लो हो रही हैं तो इनको साउथ ईस्टर्लीज बोल देते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड ये साउथ ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज ही। और ये जहाँ पे मिलती हैं उस एरिया को बोलते हैं ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं इसको, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। और ये जो होता है इसी को ही, यहीं पे आपको डोल्ड्रम भी देखने को मिलता है, इसी एरिया को हम डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो रिलेटिवली काम होती हैं, शांत होती हैं। कॉरियोलिस फोर्स जो होता है इक्वेटर पे 0 होता है,
और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर पे 0 होता है और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे वो बढ़ता जाएगा और पोल्स पे ध्रुवों पे सबसे अधिकतम होता है। जैसे ही आपका डोल्ड्रम होता है वैसे ही यहाँ पे आपको हॉर्स लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ के अराउंड, जिनको हम हिंदी में अश्व अक्षांश बोलते हैं। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्यों है? क्योंकि ऐसे मतलब माना जाता है कि यहाँ पे पहले हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी, तो जब यहाँ पे आते थे ट्रेडर्स तो यहाँ पे विंड क्योंकि ज़्यादा कुछ चलती नहीं थी, क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ से विंड राइज करेगी और यहाँ पे सिंक डाउन करती है, तो जहाँ पे सिंक डाउन करती है वही हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं आपके। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, जहाँ पे आपका इस सब ट्रॉपिकल हाई है, जहाँ पे आपकी विंड सिंक डाउन कर रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। तो यहाँ पे कि क्लाउड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता नहीं था, बारिश होती नहीं थी, तो ये इनके शिप्स मूव नहीं कर पाते थे, तो हॉर्सेस को यहीं पे समुद्र में ही गिरा देते थे ये। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ITCZ समझ आ गया। और ये ITCZ कैसे मूव करता है? जैसे सन अगर ऊपर जाएगा तो हल्का से ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि फिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब वैसे बात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी नहीं पहुँचता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचेगा, वैसे समझ सकते हो। लेकिन हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड नहीं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड नहीं। ये सन के अपरेंट मूवमेंट, क्योंकि सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कभी ऊपर नहीं जाता है उसकी डायरेक्ट रेस, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नहीं, तो इसका मूवमेंट होता रहता है। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं इंडिया में, ठीक है, रफली लास्ट में का टाइम है, तो ITCZ यहाँ 0 डिग्री पे लोकेटेड नहीं होगा। आप ऐसे मत समझिएगा नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज हमेशा यहीं पे आके मिलती हैं। अभी कुछ ये आपका जो ITCZ है कुछ यहाँ पे होगा, रफली आप बोल सकते हैं कि 20 या फिर 15 से लेके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये ITCZ आपको अभी करेंटली देखने को मिलेगा। सर्दियों में यही नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी चीज़ें। अब ये हेडली फेरल सेल क्या होती हैं? तो यहाँ पे जो इस तरह से ये पूरी सेल डेवलप हुई इस तरह से, इसको हेडली सेल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से जो सेल डेवलप होगी फेरल सेल होती है। तो 0 से 30 तक हेडली, 30 से 60 तक फेरल सेल। सेम वहीं पे सदर्न लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। तो हेडली सेल, देन फेरल सेल, एंड पोल्स के पास पोलर सेल। क्लियर हो गया ITCZ क्या होता है, और हॉर्स लैटिट्यूड अक्षांश क्या होता है, विंड कैसे चलती है, ट्रेड विंड क्या होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई आपकी, ये नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये साउथ ईस्टर्लीज, ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये साउथ ईस्टर्लीज, ये है आपकी वेस्टर्लीज, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी तरह पोलर ईस्टर्लीज चलती हैं, यहाँ पे क्या चलती हैं, इसी तरह पोलर ईस्टर्लीज चलती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं। तो विंड दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार और कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। देखिए आइसोबार क्या होता है? लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम प्रेशर। अब सेम प्रेशर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे सेम प्रेशर है, तो कुछ ये लाइन इस आइसोबार इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक मान लेते हैं कि आइसोबार कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे। ये मान लेते हैं कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोबार है। ये मान लेते हैं कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस का आइसोबार है, ठीक है। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपका हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, तो मान लीजिए इस तरह से कुछ विंड आपकी चलेगी। यानी विंड यूजुअली क्या होती है? परपेंडिकुलर टू आइसोबार ब्लो होती है, ठीक। अब कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है? ये चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर देता है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉरियोलिस फोर्स बढ़ता है, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से होगा क्या? विंड बहुत ज़्यादा मतलब घूम जाएंगी। ऐसे ब्लो होने की वजह से ऐसे ऐसे ऐसे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्स की तरफ और लगता है कॉरियोलिस फोर्स, तो एकदम ही पैरेलल ब्लो होने लगेंगे आइसोबार से। ऐसे विंड को ही हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ठीक। अभी आते हैं लोकल विंड्स पे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दीज वर परमानेंट विंड्स। अभी आते हैं लोकल विंड्स पे। तो लोकल विंड्स को हमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो ये वार्म है कि कोल्ड है, और दूसरा कहाँ पे ब्लो होती है, कहाँ पे चलती है। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल तो इंडिया में जो लू चलती है। अब लोकल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में चल रही हैं। इनको ट्रेड विंड्स या परमानेंट विंड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि एक कंट्री या फिर एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में ही चल रही हैं। पूरे अगर हम देखें एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रही हैं, तो इसलिए इनको परमानेंट या ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है? जैसे लू है तो इंडिया और थोड़ा पाकिस्तान वाले एरिया में ब्लो होती हैं बस, ठीक है। तो लू इज़ अ टाइप ऑफ लोकल विंड। और किस तरह की विंड है? गर्मी, ठीक है। इस समय आप थपेड़े भी खा रहे होंगे आप में से काफ़ी लोग लू के, ठीक है। जो लोग बाहर निकलते हैं सभी, है ना, मैंने भी खाया और मेरी तबीयत भी इसी ऐसे भी ख़राब हो गई थी। खैर, तो अभी यहाँ पे आते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में ब्लिजर्ड है, ठीक है, जिनको जो कोल्ड विंड है सैंटा आना और चिनूक, ये वार्म विंड्स हैं। और इसीलिए चिनूक को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो स्नो होती है, बर्फ़,
उसको ये खा जाती है, उसको पिघला देती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्नो ईटर। कौन? चिनूक। यहाँ पे साउथ अमेरिका में आएंगे तो पैम्पेरो आपको याद रखनी है, पैम्पेरो। सारी ये जेंडा वेस्टा और ये सब सुराजा सब याद नहीं रखनी है, बस पैम्पेरो ध्यान रखना है यहाँ पे साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ब्लो होती हैं, इंपॉर्टेंट विंड, जैसे कि यहाँ पे हरमट्टन है, यहाँ सिरुक्को और यहाँ पे खमसिन। ये जो हरमट्टन विंड है इसी को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, मतलब ये कुछ बीमारियों को ठीक कर देती है इस पर्टिकुलर रीजन में। ये आपका गल्फ़ है, कौन सा गल्फ़? गल्फ़ ऑफ गिनिया। यहाँ पे जो गिनिया कंट्री है वो पड़ती है। ये खमसिन ब्लो होती है इजिप्ट वाले इलाके में, और सिरोक्को ब्लो होती है, सिरोक्को इज़ नोन टू कॉज दी ब्लड रेन। यहाँ पे लिखा होगा, स्टार्ट फ्रॉम सहारा डेजर्ट कॉजेज ब्लड रेन। कैसे? यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, रेड सॉयल है, यहाँ से रेड सॉयल जाती है इस विंड के थ्रू। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर बीच में यूरोप और अफ्रीका के, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या करती है? ब्लड रेन कॉज करती है, ठीक है। तो सिरोक्को, हरमट्टन और खमसिन आपको याद रखना है। देन ये है आपकी फोन। फोन विंड्स वार्म विंड है जो कि आल्प्स माउंटेन पे, यहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे ब्लो होती है, ठीक है। इंडिया में आपके लू, और यहाँ पे ही आपकी चलती हैं बोरा एंड मिस्त्राल। बोरा एंड मिस्त्राल ये कोल्ड विंड्स हैं। याद कैसे रखेंगे कि भाई सर्दियों के टाइम बोरे की आवश्यकता पड़ती है ना तो जानवर होते हैं उनको ढकने के लिए, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, कोल्ड, ठीक है, एंड मिस्त्राल। इंडिया में लू चलती है वो सभी जानते हैं, पूछेगा भी नहीं आपसे इसी वजह से। लू अच्छा किसकी वजह से चलती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन की वजह से? बताइए कमेंट में, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक भी होता है ख़त्म। अभी आते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो ये क्या होता है? तो होता ये है कि लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी हीट अप हो जाती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। और वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि धीरे 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 हीट अप होती है, धीरे धीरे कूल डाउन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मान लेते हैं कि ये दिन का टाइम है, मान लेते हैं दिन का टाइम है। अब दिन के टाइम पे तो भाई गर्मी पड़ती है, धूप आती है, तो धूप तो दोनों पे आएगी। जल्दी कौन गर्म होगी? ये गर्म होगी, देर से ये गर्म होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेटिव हाई प्रेशर हो जाएगा। अब गर्मी है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो लो प्रेशर होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव हाई प्रेशर, इसके कंपैरिजन में ये हाई होगा। तो विंड हाई से लो चलती है। अब विंड का नाम किसके नाम पे पड़ता है? उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से। कहाँ से चल रही है? सी से लैंड की तरफ चल रही है, तो सी ब्रीज होगी, ये ख़त्म। इसका उल्टा कर लो, लैंड ब्रीज हो जाएगी। अब जैसे रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे ये रेडिएट करते हैं हीट को बाहर निकालते हैं, तो ये जल्दी से हीट को बाहर निकाल देगा क्योंकि जल्दी से लेता है, जल्दी से देता है, तो जल्दी से यहाँ पे हीट निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में धीरे धीरे हीट देगा, तो ये लो प्रेशर, हाई से लो चलेगी, यानी लैंड से सी की तरफ चलेगी, तो जहाँ से चल रही है वहाँ से विंड का नाम पड़ जाता है लैंड ब्रीज, खत्म। अभी आते हैं साइक्लोन पे। चक्रवात क्या होता है? हाँ, तो चक्रवात आपने बहुत सुने होंगे साइक्लोन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस साइक्लोन आने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या लगती हैं। तो सबसे पहले लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो पहली बात तो है समुद्र में आएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे घर के बगल में थोड़ा पानी भर गया है तो वहाँ पे साइक्लोन आ जाएगा, ठीक है। तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, यानी सी चाहिए और लार्ज टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इसके लिए हमें लो प्रेशर चाहिए, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे निम्न दाब होगा वहाँ पे क्रिएट होगा। अब ये देखो पूरा साइक्लोन किस तरह से क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर है, ठीक है, इसके अराउंड हाई प्रेशर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, समझना। ये लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई और यहाँ पे हाई। हाई से लो की तरफ विंड चलती है, ऐसे चलेगी। कोरियोलिस भैया क्या बोलेंगे? हम ये, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं तो हम चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी ऐसे और ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये लो प्रेशर बोलेगा यहाँ क्या बैठ के हम गुहियाँ छील रहे हैं, आओ बेटा इधर आओ, जरा इधर खुपचे में आओ, ठीक है। तो जल्दी से इसको यहाँ पे बुला लेगा। तो इस तरह का, ये आप देख पा रहे हैं किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, इस तरह का। आप ये देखिए जो मैंने एरो ड्रॉ किया है ये, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। फिर ये क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। लेकिन ये क्या बोलेगा? बेटा क्या हम गुहियाँ छील रहे हैं, इधर आओ जरा मेरे पास सभी लोग। तो सब लोग इसके पास चले जाएंगे। बस इसका, इस एरो का जो डायरेक्शन है वो गलत यहाँ पे मार्क है, ये इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, ये इस तरह से होगा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर पे आएगा, ठीक है। तो ये किस तरह का मूवमेंट हो गया? ये अगर आप ध्यान से देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ये जो ब्लैक एरो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, सिंपल, उल्टा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अलग तरह से बिहेव करता है, चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, सिंपल, ठीक है। तो साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ये जो एकदम सेंटर होता है साइक्लोन का, इसको साइक्लोन की आंख बोलते हैं, यानी आई ऑफ द साइक्लोन। ये बहुत इंटेंस लो प्रेशर होता है और यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह, बादल वगैरह कुछ नहीं बनते हैं। जो सेंटर होता है, जो आई होता है साइक्लोन का, ठीक है। और साइक्लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह के बादल बनते हैं लिखा होना चाहिए। ड्यूरिंग मैंने बताया भी था, जब बादल हम लोगों ने पढ़े थे तो ये पढ़ाया था ना हम लोगों ने निम्बस। पहले तो हाई लेवल क्लाउड्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने पहले लो लेवल क्लाउड पढ़े थे, जिसमें हमने निम्बस और क्यूमुलस पढ़ा था, ठीक है। हाई लेवल स्टेटस पढ़ा था, और हाई लेवल क्लाउड में क्या पढ़ा था, क्यूमुलस एंड सिरस, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर क्यूमुलस क्लाउड्स जो कि जिनका बेस फ्लैट होता है और वोल शेप के होते हैं, और निम्बस जो कि बहुत ही, निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, बहुत ही घने होते हैं, ओपेक होते हैं, सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, जब मिल जाते हैं तो क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, इस तरह से बहुत ही वर्टिकली जो डेवलप्ड होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जो साइक्लोन के टाइम पे फॉर्म होते हैं और जो बहुत भयंकर जो है टॉरेंशियल रेनफॉल कॉज करते हैं, थंडरस्टॉर्म वगैरह भी। साइक्लोन्स एट हाई लैटिट्यूड्स आर, एक चीज़ और ये समझिए, और वेरिएशन इन वर्टिकल स्पीड, विंड स्पीड नहीं होना चाहिए, सो दैट कि साइक्लोन अच्छे से डेवलप हो जाए। बहुत ज़्यादा विंड चलेगी तो फिर ये एयर की मिक्सिंग हो जाएगी और यहाँ पे ढंग से साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कॉरियोलिस फोर्स का क्या रोल होता है साइक्लोन में, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये साइक्लोन्स जो होते हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई, ट्रॉपिक्स में, क्योंकि यहीं पे आपको लो प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे आप टेम्परेट इलाकों में, दैट इज़ जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे साइक्लोन ही बनते हैं, लेकिन अलग तरह के। ट्रॉपिक्स में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन बनेंगे उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो ये यहाँ पे बनेंगे, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो टेम्परेट इलाका है, इनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन ये अलग तरह से बनते हैं, ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। फ्रंट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से बनते हैं। फ्रंट्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे भी दो एयर मास मिलते हैं, एयर मासेस जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मिलता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, फ्रंट्स का। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे फॉर्मेशन होगा उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से आपका वार्म एयर मास जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ से कोल्ड एयर मास, ठीक है, यहाँ से कोल्ड एयर मास आएगा पोल्स की तरफ से, तो यहाँ पे जहाँ पे मिलन होगा दोनों का, तो उसको बोलते हैं फ्रंट का फॉर्मेशन हो गया, और ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे नोटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रॉपिकल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेट, ठीक है। किसकी बात हो रही है, साइक्लोन्स की बात हो रही है। तो ट्रॉपिकल जो होते हैं सिर्फ समुद्र में, या फिर हम बोल सकते हैं सिर्फ वाटर में आते हैं। ये लैंड और सी, या फिर लैंड और वाटर दोनों में आ सकते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है। ये लेस फ्रीक्वेंट होंगे, ऑब्वियस बात है। ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अगर कम आ रहे हैं तो बहुत भयंकर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये उतने ज़्यादा कोई डिस्ट्रक्टिव खास होते नहीं हैं, कौन, टेम्परेट वाले। वैसे और भी डिफरेंसेस होते हैं कि भाई ये ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट, लेकिन उतना हमें यहाँ पे अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। चाहते तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं और ये वेस्ट से ईस्ट। उसके पीछे का भी रीज़न वही है, सेम जो भी पढ़े थे ना, क्योंकि ट्रॉपिक्स में ईस्टर्लीज चलती हैं, ईस्टर्लीज, तो यहाँ साइक्लोन जो बनेगा वो ऐसे ऐसे मूव होगा ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ टेम्परेट जो साइक्लोन बनेगा वो वेस्ट से ईस्ट मूव करेगा, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे टॉपिक भी होता है ख़त्म। एक चीज़ समझना कि एंटी साइक्लोन करके भी एक चीज़ होती है। एंटी साइक्लोन, जो साइक्लोन का एंटी होगा एकदम ऑपोजिट होगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे साइक्लोन लो प्रेशर में बिल्ड हो रहा है तो ये हाई प्रेशर में बिल्ड होगा। साइक्लोन जैसे मूव कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, उसका उल्टा हो जाएगा एंटी साइक्लोन में, यानी ये नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करेगा, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज, यानी सब कुछ उसका उल्टा। तो बस ये ध्यान रखना, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है, जैसे कि साइक्लोन जो होता है वो लो प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। चाहे वो साइक्लोन ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, वो लो प्रेशर के अराउंड ही बिल्ड होगा। और जो साइक्लोन होते हैं उसके डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट जगहों में। क्या क्या नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल विली विली होता है इसका एक नाम, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जानते हैं।
टाइफून भी इसका नाम होता है। टाइफून कहाँ बोलते हैं? तो ये जो साउथ चाइना सी हो गया जापान के पास में, वहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड हरिकेन के नाम से जाना जाता है कहाँ? एटलांटिक ओशन में, जो एटलांटिक महासागर है वहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं क्लाइमेट पे, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले क्लाइमेट ही देन उसके बाद ओशन करंट कर लेंगे। तो अच्छा, क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? तो वेदर शॉर्ट टर्म जो हमारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं रफली 30 साल का डेटा कैलकुलेट, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रफली 30 साल का। और एक चीज़ कि भाई मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि थोड़ा सा मतलब एप्रिसिएशन कर दिया करिए ना और ज़बरदस्ती तो अप्रिसिएशन नहीं लेना चाहता, लेकिन ठीक है कि भाई इसमें काफ़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने में, और वो चीज़ आपको फील भी होती होगी, और ये आपका मतलब आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, पता नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर ज़्यादा तब कर पाते जब पेड होता तब, कि भाई मतलब आपका काम जो है काफ़ी आसान हो चुका है इससे। क्यों? एक तो पहली बात तो रिविज़न तो हो ही रहा है इफेक्टिव तरीके से, लेकिन जब आप एग्ज़ाम से सोचिए आपको थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज़ करना है, आपने सीधे माइंड मैप खोला और सारी चीज़ें, खासकर जिन लोगों ने बैच में अगर चीज़ें कर रखी है उनके लिए तो एकदम ये केक वॉक टाइप है कि जो भी, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने बैच में पढ़ा था वही उसी तरह से ही सारी माइंड मैप्स बने हुए हैं, तो उनके लिए तो एकदम पूरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे ही वो सारी चीज़ें यहाँ से देखेंगे माइंड मैप से तो उनको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अच्छा, क्लाइमेट में सर ने ये पढ़ाया था ओशन का, वैसे तो सारी चीज़ें लिखी भी हुई है यहाँ पे, तो आपका बहुत ही, जैसे कि आपने इसको देखा 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वैसे रिवाइज करने जाएंगे कहीं से भी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा सिर्फ रिवीजन में ही, लेकिन माइंड मैप के थ्रू तुरंत रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। और अगर मान लो कि थोड़ा और डिटेल में देखना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेट हैं, अगर आपने बैच में सारी चीज़ें कर रखी हैं तो माइंड मैप वाला जो सारी चीज़ें ये तो आपके लिए और एकदम केक वॉक हो चुकी होंगी, ठीक है। तो खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अप्रिशिएट करना है कि नहीं। क्लाइमेट पे आते हैं तो क्लाइमेट आपका 30 साल का जो डेटा होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसको क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बेंगलोर में आज बहुत ज़ोर की गर्मी पड़ी, ठीक है, बहुत ज़ोर की गर्मी पड़ी, तो हम ये नहीं बोल देंगे कि भाई बेंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। या फिर मान लेते हैं कि आज जो है कानपुर में आज मान लेते हैं बारिश होगी बहुत ज़्यादा, तो हम ये नहीं बोल देंगे कि कानपुर का जो क्लाइमेट है वो रेनी क्लाइमेट है, नहीं। क्लाइमेट को हम बोलते हैं 30 साल का डेटा लेंगे उसके बेसिस पे। वेदर होता है शॉर्ट टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लो बारिश हो गई कानपुर में तो मैं बोल दूंगा आज का वेदर जो है रेनी है, लेकिन क्लाइमेट रेनी नहीं हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, कॉन्टीनेंटैलिटी वाला फैक्टर, ठीक है। कॉन्टीनेंटैलिटी क्या होती है? कॉन्टीनेंटैलिटी महाद्वीपीयता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटलिटी ये बोलती है कि जितना आप कॉन्टिनेंट से अंदर जाओगे, वैसे तो ये फैक्टर में आपको, चलो वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे भी, हटाते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे तो अभी ओशन करंट में चलो इसका भी जिक्र होगा कॉन्टिनेंटलिटी का, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो खैर एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था कुएप्पन जी ने, कब? 1918 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। एक तो अल्फ़ाबेट का सिर्फ इस्तेमाल होता है, तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का और जो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका। तो कैपिटल में हमें ABCDE पढ़ना है। ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब ये है कि ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इलाका है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ए कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे हम कैपिटल B लेटर का यूज़ करेंगे। वार्म टेम्परेट के लिए C। वार्म टेम्परेट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके ऊपर टेम्परेट स्टार्ट हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि इसके ऊपर एकदम बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। है तो मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि कोई ये रियल की लाइन है, हमने पढ़ा था कि सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं कि भाई इसके नीचे गर्मी इसके ऊपर ठंडक, बिल्कुल ठंडक, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये है कि इसके धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो आपको फ्रोजन कंडीशंस मिलने लगेंगी। तो ये होगा आपका वार्म टेम्परेट, एंड देन एक्चुअली होगा आपका, बोल सकते हैं, कूल टेम्परेट। यानी टेम्परेट को अभी हमने, जो टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र है उसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। तो जो ट्रॉपिक्स के जस्ट ऊपर है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे, इसको हम वार्म टेम्परेट बोलेंगे। तो इसके लिए हम कैपिटल C लेटर का यूज़ करेंगे। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ पड़ रही है फॉरेस्ट में, D का यूज़ करेंगे, और पोलर टाइप के लिए E का यूज़ करेंगे। स्मॉल W का मतलब होता है विंटर ड्राई, स्मॉल S का मतलब समर ड्राई, स्मॉल M का मतलब मानसून, और स्मॉल F का मतलब फुल बारिश। ये तो बस हमने मतलब ये तो याद करने के लिए है फुल बारिश, वैसे तो मतलब रेनी होता है, ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। F से फुल बारिश, M से मानसून, S से समर ड्राई और W से विंटर ड्राई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं कैपिटल W लिखा मिल जाए
तो विंटर ड्राई नहीं होगा। स्मॉल डब्लू का मतलब विंटर ड्राई, कैपिटल डब्लू का मतलब डेजर्ट होता है, डेजर्ट। अब देखो इंडिया में यहाँ पे आओ, देखो अब ये क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती, इतना तो आपको पता ही होगा, अभी इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी बट फिर भी इतना तो पता ही होगा ना, मतलब रिवाइज नहीं करी अभी। अगर आप बिल्कुल एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो ही नहीं पता होगा, नहीं तो बाकी तो सभी लोगों को पता होगा जो लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आपका ट्रॉपिक होगा पूरा, यानी इसके लिए हम कैपिटल ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरा ट्रॉपिक है। और क्योंकि यहाँ पे विंटर ड्राई होता है तो ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, या फिर हम ए एम डब्ल्यू भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे मानसून से अफेक्टेड होता है ये एरिया। तो ज़्यादातर जो भाग है भारत का या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय भारत का, वो ए डब्ल्यू है, फिर ए एम डब्ल्यू है। ठीक है, ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला कोस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे समर्स ड्राई रहती हैं, समर्स में बारिश नहीं होती है, तो इसलिए कैपिटल ए स्मॉल एस। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम समझ पाएंगे क्यों यहाँ पे बारिश नहीं होती है। वैसे जिन लोगों ने बैच में चीज़ें कर रखी उन्हें पता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मानसून काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है तो यहाँ पे ए एम डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मानसून उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता, इसलिए ए डब्ल्यू लिखा है। अब ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा, वार्म टेम्परेट, तो इसलिए कैपिटल सी यूज़ किया है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका डेजर्ट रहता है तो कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू यूज़ कर लेगा क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट होता है, बी का मतलब ड्राई होता है, तो ये आपका ड्राई इलाका है राजस्थान का। यहाँ पे एकदम बर्फ़ पड़ती है, टुंड्रा टाइप है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टुंड्रा टाइप हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, DFC। ठीक है, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं कि सर जी का मतलब क्या है। जी का मतलब होता है गंगा वैली, लेकिन याद करो चाहे ना करो, इतने सही आपका काम चल जाएगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इतने सही दोनों से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये DFC ये सब बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस दो आपको जानने की ज़रूरत है, एक तो कैपिटल लेटर और उसके बाद कौन सा स्मॉल लेटर लगा है, बस उसके बारे में। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है, मेडिटेरेनियन सी वाला जो रीजन है, वो उसका क्वेपन क्लासिफिकेशन क्या होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। वो समर ड्राई होती है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे इसकी तरह, तमिलनाडु की तरह वहाँ पे भी समर ड्राई होती है। बताइए, फाइनल टॉपिक पे आते हैं एंड दैट इज़ ओशन करंट, महासागरीय जलधाराएं। करंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ्लो को करंट बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वैसे ओशन करंट ओशन वाटर का फ्लो होता है। अब ओशन वाटर मूव क्यों करता है, तो ये हीटिंग बाई सन, विंड, डेंसिटी डिफरेंस, कोरियोलिस फोर्स एंड कोस्ट लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कैसे, जैसे ही आपका, जैसे यहाँ पे आपका समुद्र है, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, तो वार्म एयर की तरह वार्म वाटर भी राइज करता है। एक हल्का सा ग्रेडियंट क्रिएट होगा, स्लोप क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा। विंड जो है, जो हवा है, वो सरफेस वाटर को मूव करवाएगी। जो हमारी परमानेंट विंड्स चल रही हैं वो जो ऊपरी सतह का जो पानी है उसको मूव करवाने में हेल्प करेंगी। डेंसिटी डिफरेंस कैसे, तो यहाँ का वाटर जो होता है पानी, वो ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का जो पानी होता है। तो जो डेंस पानी होता है वो नीचे सेटल डाउन करता है, और जो कम डेंस होता है वो थोड़ा ऊपर उठेगा। एक ग्रेडियंट, एक स्लोप क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन वाटर मूव करेगा। ठीक है, ग्रेडियंट की वजह से। देन कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जो घूम रहा है पानी, ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से घूम रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे वाटर, तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, वाटर ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है तो चीज़ें नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, तो कॉरियोलिस फोर्स का भी यहाँ पे रोल है। एंड द लास्ट रोल इज ऑफ कोस्टल बाउंड्री। अब एक कैनरी करंट ऐसे सीधे जाता ना, ये तो ऐसे जाता, लेकिन ये कोस्ट लाइन की वजह से ऐसे मूव कर गया। बेंगोला कोस्ट लाइन की वजह से ऐसे मूव कर गया। ठीक है, तो कोस्ट लाइन का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्यों, रीजंस क्या होते हैं। तो रीजंस ऑफ ओरिजिनेशन, ये रीजन ऑफ ओरिजिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं ना, ही कॉरियोलिस फोर्स एक रीजन ऑफ ओरिजिनेशन है। ये तो चीज़ों को बस डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनेट तो इनकी वजह से हो रहा है। जो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है सन की, क्योंकि सन की सेम हीटिंग नहीं होगी हर जगह, डेंसिटी भी पानी की सेम नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होगा, स्लोप क्रिएट होगा और वाटर मूव करेगा। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक में हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन सा वार्म ओशन करंट है और कौन सा कोल्ड ओशन करंट है। यहाँ पे देख लेते हैं कोल्ड ओशन करंट कौन कौन से है। वैसे तो आपको थोड़ा सा मैप पे लोकेट कर लेना है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिक के साथ करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे तो मैंने बैच में भी बताई थी कि BP कंपनी है, उसका गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में हुआ। ठीक है, एक BP कंपनी है, वो गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई कैलिफोर्निया में। बी से हो जाएगा आपका बेंगोला। ठीक है, बेंगोला यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं कि लोकेट करते रहिए, ये बेंगोला है आपका। ठीक है, देन ये है आपका पेरू करंट,
ये आप देख पा रहे होंगे पेरू करंट, जिसको हम बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे मानसून तो वहाँ पे भी आएगा ये, ठीक है। गोल्फ से जी से हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, अभी आपको दिखा देंगे ग्रीनलैंड कहाँ पे। ओ से हो जाएगा ओयोशियो, ठीक है, ओयाशियो लिखा तो हुआ है ये ओयाशियो, ठीक है। एल से लैब्राडोर और एफ से फाकलैंड। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से भी मैंने आपको बताया। एक तो ओयाशियो, ये लैब्राडोर हो गया, फाकलैंड यहाँ दिखाया नहीं गया, यहाँ पे आपका फाकलैंड, और ये है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। सिंपल सी बात है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ ठंडा पानी आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है तो यहाँ से गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो पोल से इक्वेटर के पास आएगा। सिंपल है, ठीक है। देख सकते हैं वार्म करंट हमेशा आपको इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता हुआ मिलेगा, है ना, और जो कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आता हुआ मिलेगा। वर्ल्ड कप में डब्ल्यू से क्या है, डब्ल्यू से आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, ये जो आप देख पा रहे हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट बोलते हैं। सी से है कैनरी करंट, कैनरी ये रहा आपका, ये है कैनरी, ठीक। एंड कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया, ये रहा आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अब सर ये मत बोलिएगा कि सर अब जो वार्म करंट है उसकी भी ट्रिक बता दीजिए लगे हाथ। तो भाई अगर आपको कोल्ड ओशन करंट याद हो गए तो भाई दो ही तरह के तो ओशन करंट हो सकते हैं, या तो कोल्ड है तो वार्म है, बीच का तो हो नहीं सकता है कुछ। तो अगर आपने कोल्ड सारे याद कर लिए तो जो बाकी बच गया वो आपका वार्म ओशन करंट है, ठीक है। जैसे कि आपका गल्फ स्ट्रीम आपको याद रखना, अगर याद करना ही है आपको अच्छे से तो गल्फ स्ट्रीम याद रख लेना, अलास्का और क्यूरोशियो। गल्फ स्ट्रीम, अलास्का और क्यूरोशियो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका एक वो भी होगा अगुलास, ये अगुलास, ठीक है। अब इसके इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट अभी टाइप क्या है, टाइप ज़्यादा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पूरा जो ओशन का जो वाटर मूव करता है उसमें 10% होता है सरफेस वाटर, 90% होता है आपका जो डीप सी वाटर होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इफेक्ट क्या होता है, तो जहाँ पे भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट का मिलन होता है, जहाँ पे भी गर्म और ठंडा महासागरीय जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पे फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं। वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन्स यानी कि मछली पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट जोन होते हैं ये आपके। जैसे कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ओयाशियो क्यूरोशियो मिल रहा है, गोला लगा हुआ है। लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम मिल रहा है, गोला लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी मछली पकड़ने का मन करे, जाला लेके जाना, पहले वीज़ा अपना करवाना यहाँ का, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट वगैरह बनवा के सीधे यहीं पे जाना, मछली पकड़ के लाना यहीं से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली आपको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, फॉगी कंडीशन है, इसलिए वर्ड्स फॉर हार्बरिंग। हार्बरिंग का मतलब है जहाँ पे आपके शिप्स वगैरह रुकते हैं। तो क्योंकि फॉगी कंडीशन है तो जो है दिक्कत हो सकती है शिप को, तो इसीलिए ऐसे इलाकों को ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ फाइनल थिंग इज दैट कोल्ड ओशन करंट की वजह से डेजर्ट क्रिएट होता है, ठंडे महासागरीय जलधारा की वजह से रेगिस्तान क्रिएट होता है। कैसे, वो समझो यहाँ पे। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है, मान क्या लेते हैं, हाई है, कैलिफोर्निया है यहाँ पे पेरू है। अब ये ठंडा पानी की वजह से यहाँ पे जो हवा चलेगी जो आएगी वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो ईस्टर्लीज चल रही हैं, यहाँ पे तो ईस्टर्लीज चल रही है, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज आ रही हैं वो जब यहाँ आएंगी तो ठंडी हो जाएंगी वो ठंडे पानी की वजह से। और जो ठंडी हवा होती है हमेशा याद रखना, जैसे कोल्ड एयर मैंने बताया था सिंक करती है, दबती है, और वार्म एयर राइज करती है। उसी तरह ठंडी एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी पानी ये जो कोल्ड एयर होती है ये नहीं सोख पाती है। वार्म एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे खूब बारिश होती है, लेकिन ठंडे इलाकों में उतनी बारिश नहीं होती है। जब यहाँ पे वेस्टर्ली आएगी तो क्योंकि ठंडा पानी है तो ठंडी हवा होगी, मॉइस्चर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगी कुछ, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी। तो सर यहाँ से जो ईस्टर्लीज आ रही हैं वो बारिश कर दें, बिल्कुल करेंगी, लेकिन यहाँ पे कर लेंगी, तभी तो यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ आते तक क्या यहाँ पे पानी बचेगा उसके पास, नहीं बचेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा, रेगिस्तान। और यहाँ पे लोकेटेड है आपका एटकामा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा डेजर्ट है। उसी तरह यहाँ पे मोजावे सोनोरन डेजर्ट देखने को मिलेंगे तुमको, मोजावे और सोनोरन डेजर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा करंट है, कोल्ड ओशन करंट, कैलिफोर्निया है। यहाँ पे पेरू या फिर हम्बोल्ट है, यहाँ पे कैनरी करंट है, यहाँ पे बेंगोला करंट है जहाँ कालाहारी और नामीब डेजर्ट हैं, यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है,
ठीक है। तो डेजर्ट किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं? क्या सिर्फ कोल्ड ओशन करंट है? नहीं, वो एक हिस्सा है कोल्ड ओशन करंट, कि कोल्ड ओशन करंट की वजह से यहाँ पे डेजर्ट है। लेकिन जो ईस्टर्लीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी का फैक्टर भी लगता है, महाद्वीपीयता का ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटैलिटी ये बोलती है कि जितना ही कॉन्टिनेंट के अंदर रहोगे उतना ही बारिश से वंचित रहोगे। जैसे कि ये गोबी डेजर्ट है, अब ये क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो समुद्र क्या करता है, जो वाटर होता है ये एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो समुद्र के आसपास वाले इलाके होते हैं यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे, एक तो बारिश कम होती जाएगी, डेजर्ट क्रिएट होगा, और गर्मी बहुत गर्म और सर्दी बहुत सर्द होती है। ठीक है, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे क्यों कानपुर, जबलपुर और इन जगहों में, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर, चेन्नई एंड कोची। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, वार्म क्या है और इसके इफेक्ट क्या है, कि भाई जहाँ वार्म और कोल्ड का मिलन होता है वहाँ पे क्या होता है, और किस तरह से जो हमारे कोल्ड ओशन करंट होते हैं उनका कहीं ना कहीं डेजर्ट के क्रिएशन में भी हेल्प होती है उनकी। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी आपको ये कोल्ड ओशन करंट है ज़्यादातर आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से डेजर्ट भी आपको ज़्यादातर वेस्टर्न साइड में ही देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए, तो आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। ये पर्टिकुलर दोनों जो माइंड मैप्स हैं ये आपको मिल जाएंगे परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करिए अगर मन हो तो, है ना। थैंक यू।